गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंद्राज सैनी। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सब्जेक्ट पेपर आपका थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि किरचॉफ लॉ क्या होते हैं। उसके बाद में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगले लेक्चर में हम चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, चतुर्थ टर्मिनल जाल, चतुर्थ टर्मिनल जाल ये क्या होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है ना, ब्लैक बॉक्स इसका मतलब क्या है कि सारे सर्किट बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, इसमें सोर्स भी लगा हुआ है, रेजिस्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, इंडक्टर भी लगे हुए हैं और भी डायोड और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट के वो सारे इसमें लगे हुए हैं और एक अंदर परिपथों का ग्रुप है। ठीक है ना, बहुत सारे परिपथ है इसके अंदर और इसके जो टर्मिनल है इसको हम वन वन यहाँ पे इनको टू टू टर्मिनल बोल रहे हैं। ये टर्मिनल, तो इसके जो दो टर्मिनल निवेशी हैं, दो टर्मिनल निर्गत हैं। ठीक है ना, दो निवेशी टर्मिनल है और दो निर्गत टर्मिनल है। ये दो निर्गत टर्मिनल है। ठीक है ना, एक दो। इसीलिए दो ये कर मिलके और दो ये मिलके फोर टर्मिनल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टेज है वो V1 है। ठीक है ना, जो निवेशी टर्मिनल है उनके मध्य जो वोल्टेज है V1 है और जो निर्गत टर्मिनल है उनके मध्य जो वोल्टेज है वो V2 है। ठीक है ना, जो करंट है निवेशी टर्मिनलों के ऊपर जो करंट है वो I1 है और जो आउटपुट टर्मिनल है निर्गत टर्मिनल है वहां पे जो करंट है वो I2 है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, V1 को बोलते हैं निवेशी वोल्टता, V2 को बोलते हैं निर्गत वोल्टता, I1 को बोलते हैं निवेशी करंट और I2 को बोलते हैं निर्गत करंट, निर्गत धारा। ठीक है ना, निवेशी धारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं माना फोर टर्मिनल नेटवर्क में माना। ठीक है ना, में या डायरेक्ट लिख लीजिएगा क्योंकि ऊपर अपने हेडिंग लगा के माना V1 व V2 क्रमशः, ठीक है ना, सॉरी क्रमशः निवेशी व निर्गत वोल्टता है। ठीक है, तथा I1 व I2 क्रमशः निवेशी व निर्गत धारा है। ठीक है ना, ये निवेशी, दोनों निवेशी वोल्टता व करंट है और ये दोनों निर्गत वोल्टता व करंट है। ये दोनों ही जो करंट होती है ये अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, अंदर जाती हुई दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क है इसमें जो ये दोनों टर्मिनल है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनके मध्य जो मापित जो राशियां हैं उनको हम प्राचल बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्राचल की, पैरामीटर की, कि पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, और उनके रिलेशन क्या होते हैं।
तो पैरामीटर निकालेंगे, तो लिख लीजिएगा। चलो पैरामीटर क्या होते हैं, तो निवेशी व निर्गत टर्मिनलों के मध्य मापित राशियों को चतुर टर्मिनल जाल 4 टर्मिनल नेटवर्क के प्राचल पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये तो हमने माना है कि V1 और I1 ये निवेशित वोल्टता व करंट है, V2 एंड I2 निर्गत वोल्टता व धारा है। ठीक है ना, और इन टर्मिनलों के मध्य जो मापित जो राशियां हैं उनको हम प्राचल बोलते हैं। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, प्राचल। इन प्राचलों से क्या है कि जो ये नेटवर्क है, चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क है, इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने में ये आसानी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राचलों की, इसके कौन कौन से प्राचल होते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट कल मैंने डिस्कशन किया था, टोटल पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये है आपका आज का टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के पैरामीटर हैं। जो आपका 4 टर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है, ये V1, ये V2, ये I2, ये I1। ठीक है, ये जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है, इसके 3 टाइप्स के पैरामीटर है। फर्स्ट को बोलते हैं जेड पे प्राचल। ठीक है, जेड प्राचल, या इसको एक दूसरा नाम और दे देते हैं, वो है खुला परिपथ प्रतिबाधा। ठीक है ना, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। ठीक है, दूसरा है वाई प्राचल। ठीक है, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, देखो जेड और वाई ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक ना, व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात यदि जेड खुला है तो वाई क्या होगा, बंद, क्लोज। ठीक ना, और क्लोज को यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में लघुपथित बोलते हैं, लघुपथित। ठीक ना, शॉर्ट सर्किट, लघुपथित प्रवेश्यता। इसको जो वाई है, वाई को हम प्रवेश्यता बोलते हैं, जेड को प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रवेश्यता। ठीक ना, लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। जो तीसरा है, ये जो थर्ड है, एच प्राचल, एच प्राचल। ठीक है, यह है एच प्राचल। और ये जो एच प्राचल है वो जेड और वाई इन दोनों का सम्मिश्र रूप होता है। ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स रूप होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संकर। संकर प्राचल। ठीक ना, संकर नहीं होते हैं क्या, हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है ना, हाइब्रिड पैरामीटर, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। और प्रत्येक मिक्सचर चीज को हम हाइब्रिड ही तो बोलते हैं ना।
जैसे हाइब्रिड फसल आती है आपकी, संकर, ज़्यादातर आपको संकर बाजरे के लिए सुनना पड़ता है, ठीक ना, कि संकर बाजरा बोया है, संकर बाजरा बोया है, ठीक ना, वो संकर है ये। तो ये 3 पैरामीटर है, जेड, वाई और एक्स। जेड प्रतिबाधा कहलाती है, वाई प्रवेश्यता कहलाती है, और ये हाइब्रिड, ठीक है। तो अब हम इनकी 1 बाय 1 की स्टडी करेंगे। तो अब फर्स्ट लेते हैं हम जेड पैरामीटर, जेड प्राचल या खुला परिपथ प्रतिबाधा, ठीक है, खुला परिपथ प्रतिबाधा। इंग्लिश में जो यदि आप इसको बोलो तो प्राचल तो पैरामीटर है, और खुला का मतलब है ओपन सर्किट इम्पेडेंस, ठीक है ना, इम्पेडेंस पैरामीटर। ठीक है, ये तो देखिए ये क्या होता है, इसको ऊपर स्टार्ट करते हैं। जेड प्राचल, ठीक है। तो जेड प्राचल में क्या है कि जो V1 I1 V2 I2, ठीक है। इसमें जो V1 व V2, ठीक है ना। देखो पहले इधर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कंफ्यूज ना हो और सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। जो जेड पैरामीटर है, जेड प्राचल, ठीक है, इस जेड पैरामीटर के अंदर हम जो वोल्टेज है, ठीक है ना, सॉरी, जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम करंट का फंक्शन लेंगे, ठीक है ना। जेड पैरामीटर में हम जो वोल्टेज है इसको करंट का फंक्शन लेंगे, ठीक है। जो वाई पैरामीटर है आपका, ठीक है, वाई पैरामीटर, इस वाई पैरामीटर में ये इसका उल्टा होता है। मैंने बताया कि जेड, वाई जो है जेड का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिएगा। जो आई है, ठीक है ना, वाई प्राचल में जो करंट है उसको हम वोल्टेज का फंक्शन लेंगे, ठीक है ना, मतलब जो करंट है वो वोल्टेज का फलन होगी। और जो एच पैरामीटर है, जो एच पैरामीटर है, ठीक है, इस एच पैरामीटर जो है ये संकर है, मैंने अभी बताया ये संकर है, ठीक है। तो इसमें जो आपका वोल्टेज और करंट दोनों है, ठीक है, ये इस वोल्टेज और करंट, ठीक है ना, इस दोनों का फंक्शन होगी। इसमें हम वोल्टेज भी लेंगे और करंट भी लेंगे, ठीक है। वो आगे देखेंगे, आपको जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा जब हम एच पैरामीटर की बात करेंगे। तो जो वोल्टेज और करंट है वो वोल्टेज और करंट दोनों का सम्मिश्र रूप होगा, इसीलिए तो इसको संकर बोल रहे हैं ना। तो हम फर्स्ट बात करते हैं जेड पैरामीटर की। तो जेड पैरामीटर में आप मान लीजिएगा, यहाँ पे यदि थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूँ। माना निवेशी व निर्गत वोल्टता, ठीक है ना, कौन कौन सी निवेशी व निर्गत वोल्टता, V1 व V2, ठीक है ना, निवेशी व निर्गत वोल्टता धारा I1 व I2 का फलन हो तो, ठीक है ना। अर्थात ये क्या बोल रहा है कि V1 है, जो V1 है ये फंक्शन है, किसका है, V1 है, V1 फंक्शन है I1 व I2 का, V2 है, ये जो फंक्शन है। यहाँ पे ये जो I1 है इसको स्मॉल ले लीजिएगा, ठीक है ना, I1 और I2, ये स्मॉल क्यों ले रहे हैं ये अभी बताऊंगा, ठीक है ना। I1 और I2,
I1, ठीक है ना, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है, I1 I2, और जो V2 है ये फंक्शन है I1/I2, ठीक है। अब हमने यही बात की है, अभी भी हमने यही बात की है कि जो V है वो I का फंक्शन होगा, तो जो V जो वोल्टेज है वो I का फंक्शन है, तो यहाँ पे दो वोल्टेज है हमारे पास, इसलिए दो इक्वेशन बन जाएगी, दो फंक्शन मिल जाएंगे। V1 है वो I1 I2 का फंक्शन है, V2 है वो I1 I2 का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये तो फंक्शन है, अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यदि हम इस पे जो मतलब कम मात्रा की वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, ठीक ना, कम मात्रा की धारा फ्लो करते हैं, तो हमारे पास जो वोल्टेज में है क्या चेंजेस आते हैं, तो इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो करने पर तो क्या मिलेगा, कहते हैं चूंकि ठीक है dV1 ये आपको आता है डेल V1 अपॉन डेल I1, ठीक ना, I2 को कांस्टेंट मानो, I1 के सापेक्ष करो, तो dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I1 को कांस्टेंट मानो और I2 के सापेक्ष करो dI2, ठीक है। तो dV2 इसी तरीके से dV2 इक्वल टू डेल I1 dI1, ये भी सेम है तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे V1 की जगह V2 हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इनको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। तो ये कब आया, ठीक है, ये कब आया, कम मात्रा की वोल्टता व धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है। ये मैं लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर मैंने लिख दिया, इसलिए ये आपके दिमाग से ये मिस हो जाती है बातें, ये ध्यान नहीं रहती है, अब ये आपकी ध्यान रहेगी, ठीक है ना। तो dV1 dV2, तो अब ये यहाँ पे जो परिवर्तन है देखो, जो dV है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं V से, ठीक है ना, कैपिटल V से, और जो DI है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल I से, ठीक है ना। dV है उसको कैपिटल V से, DI है इसको लिख रहे हैं हम कैपिटल I से, ठीक है। और जो डेल V जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल V अपॉन डेल I, 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 तो डेल V अपॉन डेल I इसको अपन लिख रहे हैं Z से, ठीक है ना, इसको अपन लिख रहे हैं Z से। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो है यहाँ पे हम कैपिटल लेके चल रहे थे, तो इस कैपिटल को स्मॉल में इसलिए चेंज करवाया कि हमने ये जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को हमने V और I से डिनोट किया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो हटा रहा हूँ मैं इसको, देखिए dV, तो इन इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू ये जो डेल V1 डेल I1 है इसको हम लिख रहे हैं ZI से, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है इसको हम लिख रहे हैं ZI से और इसको लिख रहे हैं हम I1 से, प्लस इसको हम लिख रहे हैं ZR से, ठीक है ना, ये 1 है ये 2 है, तो अभी बताऊंगा ZR क्या है, यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं ZR से और ये है I2, ठीक है। और इसको फिर सेम ऐसे लिख दो आप V2 इक्वल टू ये जो पोर्शन है V2 अपॉन I1 डेल V2 अपॉन डेल I1 इसको हम लिख रहे हैं ZF से, और ये I1 प्लस जो लास्ट वाला पोर्शन है V2 अपॉन I2 इसको हम लिख रहे हैं Z0 से, ठीक है, और ये I2, ठीक है, dI2 को I2, ओके। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 3 और ये इक्वेशन हो गई 4, ठीक है।
तो चलो यहाँ से एक देख लो आप, जहाँ यहाँ पे अब जो समझने वाली बात है यही है कि जो जेड आई है, जेड आई, ठीक है ना, ये देखो ये V1 है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं जेड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम सफिक्स लगाएंगे, वो देखो किस हिसाब से लगाएंगे। देखो जेड आई को यहाँ से देखो ये क्या है, डेल V1 अपॉन डेल I1, ठीक है। दूसरी चीज, अब यदि हम इस इक्वेशन से वो ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन ले लो, दोनों सेम इक्वेशन है, सिर्फ हमने जो ये साइन है इस dv को v से रिप्रेजेंट किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। इसको हमने इससे लिखा है, तो या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है ना। ये जेड आई जो है इस इक्वेशन का ये इसके इक्वल है, ये बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से जो जेड आई है, जेड आई ये है, तो जेड आई यहाँ से हम जेड आई निकालेंगे तो क्या होगा कि हमको I2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। I2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। I2 इक्वल टू 0 होते ही हमारे पास जेड आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड आई इक्वल टू V1 अपॉन I1, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1। इसलिए देखो ये 1 है, ये 1 है, इसलिए हम जेड आई को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1 जेड 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ठीक है, तो अब देखिए ये V1 अपॉन I1, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जेड आई की वैल्यू हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब I2 इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। जब I2 इक्वल टू 0 हो, ये जो आपका ये I2 है, जब ये I2 इक्वल टू 0 हो, निर्गत करंट 0 हो, और करंट कब 0 होती है, ठीक है, किसी भी परिपथ में, जब परिपथ खुला हो, ठीक है ना, जब परिपथ ओपन हो तब भी करंट 0 होती है। तो I2 इक्वल टू 0 का मतलब जब निर्गत करंट 0 हो, अर्थात जो निर्गत जो टर्मिनल है वो खुले हो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और V अपॉन आई क्या होती है, जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, V अपॉन आई, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की जगह यदि हम Z काम में ले तो ये है V अपॉन आई, ठीक है ना, V अपॉन आई। तो ये तो होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और ये जो है आपके इम्पीडेंस, ठीक है ना, प्रतिबाधा। तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में क्या फर्क है कि जब ये प्योर Z जो होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं Z इक्वल टू R प्लस आइटा एक्स, Z इक्वल टू R प्लस आइटा एक्स, ठीक है। अर्थात R जो रेजिस्टेंस होता है ये तो प्योर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। जब X इक्वल टू 0 हो जाए तो जो प्योर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, जो वास्तविक मान होगा इसका, इस Z इम्पीडेंस का, वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और यदि इसमें X और जोड़ दें, ये X क्या है, ये भी प्रतिबाधा है, सॉरी ये भी रेजिस्टेंस ही है, प्रतिरोध ही है, लेकिन किसके रोध प्रतिरोध है, ये कैपेसिटर के प्लस जो आपकी कुंडली होती है, ठीक है ना, इन दोनों की प्रतिबाधाएं मिलकर, सॉरी इन दोनों के प्रतिरोध मिलकर ये X बनता है, ठीक है। तो इन दोनों इस प्रतिबाधा के अंदर रेजिस्टेंस का प्रतिरोध तो है, ठीक है ना, इसके साथ साथ कैपेसिटर व इंडक्टर, ये इन दोनों का प्रतिरोध भी जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं और इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे Z काम में ले रहे हैं क्योंकि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में रेजिस्टर भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, इंडक्टर भी लगे हुए हैं, सब के सब लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो आएगी वो Z होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए यहां से Z इक्वल टू V अपॉन आई, ये प्रतिबाधा कहलाएगी, ठीक है, ये प्रतिबाधा कहलाएगी। तो किसकी प्रतिबाधा कहलाएगी, इसको अभी हमने बताया I2 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0 मतलब खुला परिपथ,
हटा रहा हूँ इसको। तो ये क्या कहलाएगी, कुल्य परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है ना, कुल्य परिपथ की प्रतिबाधा। जबकि निर्गत टर्मिनल खुले हो, अर्थात I2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अर्थात I2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी सेम तरीके से हम बात करते हैं जेड आर की। ठीक है, तो जेड आर कब प्राप्त होगा, जब I1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिएगा यहाँ पे I1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, जेड आर कब प्राप्त होगा, जेड आर जब I1 इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म 0, हमारे पास सिर्फ बचेगा जेड आर इक्वल टू V1 अपॉन I2। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं Z12। ठीक है ना, और जो जेड आर है हमने इसकी वैल्यू लिखी थी डेल V1 अपॉन डेल I2, और इसको हमने लिखा सॉरी V1 अपॉन I2। ठीक है ना, तो अब देखो I1 निवेशी करंट है, तो निवेशी करंट 0 होगी, अर्थात जो निवेशी टर्मिनल है वो खुले होंगे। तो इसका मतलब ये भी खुले परिपथ की है। ठीक है ना, ये भी, और V अपॉन I प्रतिबाधा ही होती है खुले परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है ना, खुले परिपथ की प्रतिबाधा जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो, अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है, I1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, I1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको हटा रहा हूं। देखो जो जेड आई है, ये आई का मतलब इनपुट। ठीक है ना, निवेशी, तो खुले परिपथ की हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका एक नाम ऐसे कि निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है ना, ये निवेशी खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। यहाँ पे जो जेड आर दिया है, जेड आर नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये देखो जेड आर, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो है इनिशियल और करंट है बाद की, मतलब ये रिवर्स हो गया। ठीक है ना, एक दूसरे का, तो इसलिए इसको उत्क्रम, तो इसलिए ध्यान रखने के लिए आप इसको ये भी बोल सकते हैं उत्क्रम। इसको हटा रहा हूं मैं। खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। सेम हम यहाँ पे अब थोड़ा फास्टली लिख सकते हैं कि जेड एफ क्या होता है, तो जेड एफ 21 इक्वल टू डेल V2 अपॉन डेल I1। ठीक है ना, इन्हीं इक्वेशन से लिख रहा हूं मैं, प्लस साथ में ये जो वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से का यूज कर रहा हूं, तो डेल V2 अपॉन डेल I1, और ये हो गया देखो I2 इक्वल टू 0, तो जेड एफ क्या बच जाएगा, V2 अपॉन I1। यहाँ पे वो का वो हो गया I2 इक्वल टू 0, इसका मतलब खुला परिपथ है, तो खुले परिपथ की ठीक है ना, इस S का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड। ठीक है ना, आगे वाली। ठीक है ना, खुले परिपथ की फॉरवर्ड अग्र अंतरिक्ष प्रतिबाधा। ठीक है ना,
तो इसका मतलब होता है रिवर्स। ये और बता देता हूँ, ठीक है ना, रिवर्स। और अंतरिक्ष का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर। तो यहाँ पे अगर अंतरिक्ष प्रतिबाधा का मतलब हो गया फॉरवर्ड ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर इम्पेडेंस, इम्पेडेंस, ठीक है ना, प्रतिबाधा जबकि, प्रतिबाधा जबकि निर्गत टर्मिनल खुले हो, अर्थात I2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, I2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तीसरी जो लास्ट है Z0, इसको हम बोलेंगे Z22, ठीक है, अर्थात डेल V2 अपॉन डेल I2, ठीक है, ये हो गई V2 अपॉन I2, ठीक है। तो ये I1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इस बार तो ये भी खुला परिपथ हो जाएगा और ये V2 अपॉन I2, तो ये क्या हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, खुले परिपथ की 0, ये लास्ट है 2 खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा जबकि, ठीक है ना, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो, अर्थात I1 इक्वल टू 0, ठीक है, I1 इक्वल टू 0। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और यदि नहीं आए तो एक बार इसको रिवाइज करके पुनः देखिए, आपको ये समझ में आ जाएंगे, इतने ज़्यादा टफ नहीं है और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो है इक्वेशन 3 और 4 को इनकी टर्म में, ठीक है ना, इनकी टर्म में अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, अतः 3 व 4 से, ठीक है, 3 व 4 से V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स रूप में, इसको मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हैं, V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है ना, और ये I1 अपॉन नहीं I1 I2, ठीक है ना। तो V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स से हम ये दोनों इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो ये है आपके Z11 Z12 Z21 और Z22, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क की जेड प्राप्त, ठीक है ना। ये जो Z11 Z12 Z21 Z22 जो ये है, ये 4 टर्मिनल नेटवर्क की जेड प्राकृत कहलाते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वाई प्राचल की और एच प्राचल की, ठीक है।
यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करके बताएं, ठीक है, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। आज के लिए एनफ है, थैंक यू।